कक्षा 10 के विद्यार्थियों को नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत समय बाद में आपको एक व्यवस्थित रूप से अध्यापन करवाने के बाद में एक प्री बोर्ड की सीरीज हम लेकर आए। प्री बोर्ड की सीरीज लाए हैं तो मान के चलो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाए ताकि आपको इस चीज का पता चले कि आखिर हमारी परीक्षा में सवाल वास्तव में यही आते हैं या अलग आते हैं। हम बार बार अध्ययन करते हैं, एक चीज के विचार करते हैं कि आखिर ये सवाल पहले भी आया था, एक बार फिर आया है, तो मान के चलो वो सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको नकार नहीं सकते हो। बाकी विषय कैसे होते हैं, किस प्रकार हम अध्ययन करते हैं, वो उन विषयों को पढ़ाने वाले सर जानते हैं। लेकिन जब गणित हम पढ़ रहे हैं, जो बच्चों के दिमाग में एक बर्डन रहता है, उस बर्डन को दूर करना हमारा उद्देश्य था, और उस उद्देश्य में लगभग हम कामयाब हुए। आज आप तय कर पाओगे और अपने दिमाग में इस चीज को सोच पाओगे कि आखिर हमारे बोर्ड की परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं, जो नियमित रूप से पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हैं, वो इस चीज को गारंटी से कह सकते हैं कि आखिर हमारी परीक्षा में कौन से सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। हम बड़े बड़े सवाल पहले कर रहे हैं, 4 नंबर के और 3 नंबर से जुड़ा हुआ आज मैंने वीडियो बनाया है। उसका प्रमुख कारण ये है कि देखो, त्योहार है, त्योहार सबसे बड़ा हमारी आस्था का केंद्र होता है। मानना भी चाहिए, मनाना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक साथ आपको पूरा प्री बोर्ड देता तो आप कभी भी 2.5 घंटे में अटेंड नहीं कर पाते, और उसको कर भी नहीं पाते। घर परिवार से हम जुड़े रहते हैं तो इधर उधर का कार्य भी हो जाता है। तो मैंने आज 4 और 3 नंबर से जुड़े हुए सवाल आपको दिए हैं। कल 1 नंबर और 2 नंबर से जुड़े हुए हम सवाल करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा डाटा अच्छा हो जाएगा, दूसरा हमारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। क्यों कि जो 4 नंबर और 3 नंबर सवाल है, मोटा मोटी लगभग सारी प्रश्नावलियां ये कवर कर रहे हैं। उसके बाद में जब 1 नंबर और 2 नंबर सवाल आएंगे, वो इनसे जुड़ी हुई प्रश्नावलियां आएगी, वो इनसे छोटे सवाल आएंगे, वो इनके बेसिक सवाल आएंगे, तो हमारे डाटा और कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखो, अब हम इनके सवाल देखते हैं। हमने आपको प्री बोर्ड में कौन कौन से सवाल दिए। मैंने आपको प्री बोर्ड में सबसे पहला सवाल दिया है माध्यिका से जुड़ा हुआ। जब माध्यिका से जुड़ा हुआ सवाल दिया, और इसमें हमने कहा है कि आपको x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैं फिर बिलीव देता हूं, और इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। आपके इस सांख्यिकी चैप्टर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक तो बारंबारता का मान ज्ञात करवाता, f का मान माध्य के माध्यम से। उसमें माध्य का आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो, कल्पित माध्य से भी ज्ञात कर सकते हो, साधारण माध्य से भी ज्ञात कर दो। वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। या तो वो या ये सवाल, दोनों में से 100% एक सवाल आने की बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। पहले भी जब सांख्यिकी के क्वेश्चन होते तो वो f वाला सवाल आता था, एक बार फिर ये सवाल आया। अब ये सवाल इतना बर्डन नहीं है जितना आप मानते हो अपने दिमाग में। उसके बाद में हमने जो दूसरा सवाल दिया, वो दिया बहुलक। मैं आपको एक चीज के साथ कहना चाहता हूं, कक्षा 10 में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप पढ़ने की इच्छा शक्ति रखते हो और वास्तव में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, तो सांख्यिकी के ये 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और 4 नंबर के सवाल है, दोनों में से एक सवाल आपको करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनका फॉर्मूला याद रखना है। जो माध्यिका का फॉर्मूला आप जानते हो, L प्लस N/2 माइनस CF बटा F और गुणा H। इसी प्रकार हमारा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक का फॉर्मूला है, इससे पूर्व का माध्यिका का फॉर्मूला है। एक भी ऐसी कोई नई चीज और स्पेशल चीज आपको नहीं लानी पड़ेगी। आप हमारी वीडियो देखिए, उन वीडियो में ये दोनों सवाल आपको किए हुए मिलेंगे। मैं वीडियो बनाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि आखिर आपको वास्तव में क्या पता है, क्या स्थिति है, और किस प्रकार हमें इसका अध्ययन करना है, और x और y का मान ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज देखना है, ये देखो, ये योग दिया हुआ है, और उसके बाद में इसने माध्यक भी दे दिया। जो मुझे बताओ, एग्जामिनर जो पेपर ले रहा है वो आधी से ज्यादा चीज दे रहा है आपको, फिर सरलीकरण में समस्या क्या है। और मैं एक चीज आपको और कहता हूं, हो सकता है मेरे से कम बच्चे जुड़े हुए हो, हमने पहली बार एक प्लानिंग के साथ बच्चों से पढ़ाने का कार्य किया है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आपकी कॉपी व्हाट्सएप पे आने के बाद में चेक का रिजल्ट देने वाले शायद ही आपको बहुत कम मिलेंगे, मिलते हैं तो वो अर्निंग सोर्स बनाते हैं। अपना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, आप अच्छे से पढ़ो, ये हमारा प्राथमिकता। तो आप ये दोनों सवाल अच्छे से करना। ये हमारे सांख्यिकी के वीडियो में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। इनके बेटर से बेटर आपका अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला सवाल पढ़ते हैं। हम बार बार पढ़ते हैं, और जब भी पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि ग्राफ का सवाल आता है, ग्राफ का सवाल आता है, लेकिन फिर भी आप ग्राफ का सवाल गलत कर देते हो। देखो, एक तो ग्राफ का सीधा सीधा सवाल आएगा, दूसरा ग्राफ का आपका निर्माण कराना है। जब निर्माण कर रहे हो तो इसको बर्डन मत मानो, आप बहुत इजी तरीके से समझाओ। आप ये टमाटर की बात कर रहा है,
और एक आलू की बात कर रहा है। जब टमाटर और आलू की बात कर रहा है तो एक को आप एक्स मान लो और एक को क्या मान लो वाई। 5 टमाटर दे रहा है तो 5x और 3 आलू दे रहा है तो 3y और दोनों का मूल्य 35। और इसी प्रकार जब आप इसको आगे सरल करोगे तो 2 टमाटर और 4 आलू की बात कर रहा है तो 2x और 3 टमाटर और इक्वल टू ये हो गया 28। ये हमारे इक्वेशन बने कि नहीं बने। और इक्वेशन बनने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है इनका सरलीकरण करना है। पहले भी मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूं, जब भी ये कार्य करो हमारा प्राथमिक टारगेट ये रहता है कि आपको टेबल का निर्माण आना चाहिए। और टेबल का निर्माण करते समय प्लस और माइनस के नंबर लेते समय आपको कभी बर्डन नहीं लेना है, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ आपको इन नंबर को लेना है। लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो है कि आप ये सब प्रयास मत करो कि आपके आंसर बटा हुआ में आए। अरे टेबल बहुत बड़ी होती है, संख्याएं बहुत बड़ी होती है, आपको 4 मान लेने हैं और 4 मान लेने में आप अधिकतम 8 तक मान ले लो। क्यों 8 तक मान लेते हैं? क्योंकि हमारा जैसे ये एक्स और वाई जब हम इसमें दर्शाएंगे, इधर ये लाइन खींचने के बाद में ये दर्शाते हैं तो इधर हमारे को 8 कॉलम उस ग्रुप में मिल सकते हैं, इधर भी मिल सकते हैं, इधर भी मिल सकते हैं, ताकि हमारे कोई समस्या नहीं आए। ये आपको कार्य करना है। और ग्राफ को जब भी करो तो आप ध्यान रखना, ये एक्स होता है हमारा, ये वाई होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में सवाल ये भी आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे 0 होते हैं। जो पहला 0 होता है उसको हम भुज कहते हैं और जो दूसरा 0 होता है उसको हमें कोटि कहते हैं, अर्थात एक्स के मान को भुज और वाई के मान को कोटि कहते हैं। ग्राफ हम बना सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, टेबल हम बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज होता है पैमाना। मैंने कई बच्चों को देखा कि पैमाना वो नहीं मानते हैं। पैमाना हम दो अक्षों पर लेते हैं, एक एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर लेते हैं। तो हम एक बड़े खाने को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया से तुलना कर देते हैं और इक्वल टू दोनों को मानकर इनके जो भी हम ग्राफ का अंतर मानते हैं या जो भी जहां से टेबल स्टार्ट करते हैं, मान के चलो 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं तो 1 हो जाता है, 2 4 6 8 से स्टार्ट करते हैं तो 2 हो जाता है। कोई जरूरी नहीं हो कि आप जो x से स्टार्ट करो वो y से भी स्टार्ट करो, आप दोनों अलग अलग स्टार्ट कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल हो वैसा आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि ग्राफ का मान सर कैसे निकालें। वैसे मैंने आपको हर वीडियो में हर क्वेश्चन में ये बताने का प्रयास किया है कि ग्राफ की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन मान के चलो हमारे कई बार डाटा मिसमैच हो जाते हैं। देखो जैसे पहला सवाल है x + 3y = 6, आपको क्या करना, एक वैल्यू को उधर ले जाना, x = 6 - 3y। ये तो कार्य कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना जो प्लस की कोई वैल्यू होती है बराबर के उधर जाती है वो हमेशा माइनस की हो जाती है, और माइनस की कोई वैल्यू होती है बराबर के उधर जाएगी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब आपको इसको टेबल का निर्माण करना है और जब टेबल का निर्माण करना है तो y की वैल्यू रखनी है, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, जैसे आपको सुटेबल हो, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैंने रख दिया 6, 1 रख दिया, तो 6 - 3 = 3। जब आपने ये x आ गया, ये y आ गया, y का मान x रखा तो x का मान कितना आया 1, जब y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आएगा 0। क्यों आएगा? क्योंकि ये 6 - 3 × 2, 3 दूनी 6 और 6 में से 6 गए कितना है 0। अब आप क्या कर दो, वापस -1 रख दो या +1 रख दो, 0 रख दो। ये मैंने y का मान 0 रख दिया और 0 रख दिया तो x का मान कितना आ गया 6, और अब आप 3 रख दो और 3 रखोगे तो ये -3 आ गई। कितनी ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए, मन में एक बौद्धिक शक्ति होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, अब मेरे पास समय नहीं है, और अब नहीं तो कभी भी नहीं। आप इस धारणा के साथ पढ़ोगे तो मैं बिलीव कहता हूं कि आप ये एक प्रीबोर्ड को सरल कर दो, इसके बाद में दूसरा प्रीबोर्ड तो आप फ्री माइंड होकर सरल करोगे, लेकिन आपका प्रथम उद्देश्य रहेगा कि सबसे पहले आप इस प्रीबोर्ड को सरल करो। जब इस प्रीबोर्ड को आप सरल करने में अच्छी तरीके से महत्वाकांक्षित होकर इस कार्य करोगे तो आगे वाले में कभी समस्या नहीं आएगी। 2 सवाल हमने अध्ययन किए, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है, 101% आपकी परीक्षा में आएगा। अब हम बार बार तनाव में आते हैं, बर्डन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं कि थीटा वाले सवाल कैसे होंगे। देखो मैं एक चीज बताता हूं, हालांकि आप इस चीज को फॉलो करते हो या नहीं करते हो बाद की चीजें हैं। आज अगर कैलेंडर की तारीख देखो तो आपको 6 तारीख मिल रही, 16 तारीख से आपका एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक को सवाल को सोल्व करने में आपको 5 मिनट लगते हैं, और जो आपकी प्रश्नावली है, मान लो 8वीं प्रश्नावली है, 9वीं प्रश्नावली, 8वीं प्रश्नावली है, और उस 8.3 के मात्र 8 ही सवाल इससे इंपॉर्टेंट है। अगर डेली आप एक सवाल करते हो, एक ही सवाल करना है,
8 दिनों में उस पूरी ट्रिग्नोमेट्री के बर्डन को आप दूर कर सकते हो। अरे बाकी विषय तो आप पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक दर दे रही है तो आप ऐसा पैदा कर सकते, ऐसा कार्य कर सकते हो। अब देखो ये सवाल, ये कतई कठिन नहीं है और ये तीनों सवाल भी कतई कठिन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं इन सवालों से और ये सवाल कर नहीं पाते। अब आपको क्या करना है, इन सवालों में दोनों में साइन आ रहा है तो साइन कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेना है, जैसे मैं ले रहा हूं साइन थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर से दोनों में कोस आ रहा है तो मैं कोस थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कार्य कर सकते हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ए का मतलब क्या होता है थीटा में, हालांकि हम इसको और विधि से भी कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट भी होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट नहीं करके इसका बड़े सीधे तरीके से करो। और आप एक चीज समझ रहे हो कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये तो आप सबको आता है, फिर आना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं सीखा तो आपने सरल समीकरण में कुछ नहीं सीखा। जहां पर आपको 1 दिखता है वहां पर ये लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो ये साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, मैं यहां लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां लिख रहा हूं मैं कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपके सब लोगों के बर्डन में आ गया सर ये माइनस कहां से आया, अरे भैया यहां पर देखो माइनस है और इसके आगे माइनस लगाओगे गुणा करोगे तो माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अब आप कुछ नहीं करना, आपको सरल करना है, इन दोनों में आपको सरल करना है। तो सरल करोगे तो हमारे क्या आएगा, साइन थीटा पहले कॉमन था, इधर कोस थीटा कॉमन था, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर आप देखोगे कोस में से कोस गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ दोनों कटे कि नहीं कटे, साइन बटा कोस थीटा बराबर क्या आ गया, क्या आया बताओ आप मुझे, टेन थीटा आया। 4 लाइनों का सवाल है। अब आप कह दोगे सर ये 4 नंबर का सवाल थोड़ी होता है, बिल्कुल 4 नंबर का सवाल इसी प्रश्नावली में से आता है, आज तक इसी में से आएगा। 2 सवाल आएंगे, 2 में से आपको एक करना है, और अगर आप पॉजिटिव माइंड से सवाल करोगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन हम क्या कि किसी चीज को इतना प्रेशर हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि उस सवाल को हम करने का प्रयास नहीं करते। थीटा की प्रश्नावली देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, हर स्तर के बच्चे को पढ़ाता हूँ, और आज से नहीं पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ ये बात अलग है कि पहली बार मैं आपके माध्यम से, इस ऑनलाइन मार्फत के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूं, और मैंने हर बार बच्चों को देखा है कि वो प्रश्नावली का नाम से डरते हैं, लेकिन उन बच्चों को मैं अधिकतम स्तर पर जाते हुए मैंने देखा, 100 में से 100 नंबर आते हुए मैंने देखा है। जो प्रेशर लेते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। ये प्रेशर वाली कोई बात नहीं, आप फ्री माइंड होकर नेगेटिव विचारधाराओं को दूर करके एक स्पष्टता के साथ सामने आओ, कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। और इसी प्रकार आप इस सवाल को भी, आगे वाले सवाल को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आगे वाले को कैसे करोगे, इसको आपको करना है, एलसीएम लेके, ये दोनों अलग अलग चीजें, आप एलसीएम कर देना, फिर इनके आप सरल करोगे तो ये ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल हो जाएगा और कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। जैसे आपने ले लिया कोस है और 1 प्लस साइन है, लघुत्तम ले लिया तो ये आ गया कोस स्क्वायर है और ये आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे कोस स्क्वायर है 1 प्लस 2 साइन ए प्लस कोस स्क्वायर है, और नीचे ये है कोस है 1 प्लस साइन है। आप समझते हो भली भांति से साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर क्या होता है, 1, सॉरी देखो ये साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन है, तो नीचे ये है कोस है 1 प्लस साइन है। आप देखो 1 रे कितना हो गया 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन आ गया, और नीचे आ गया कोस है 1 प्लस साइन है, ये दोनों कट गए, 2 बटा कोस है और 2 बटा कोस है को हम लिख सकते हैं 2 से 1 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही हमें उत्तर निकाल, 3 लाइन के उत्तर हैं और ये बार बार परीक्षा में आते हैं आपके, और आप इतना बर्डन लेते हो कि ये कभी भी सवाल सही नहीं कर पाते। पिछली बार हमने एक अनरूट का सवाल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगले प्री बोर्ड में हम बात करेंगे। मान लो ये सवाल है, ये मैं हर बार परीक्षा में करा रहा हूं, हर बार टेस्ट में दे रहा हूं, क्यों कि ये सवाल है ही ऐसा, परिमेयकरण करके सरल करते हैं। आप तैयार हो जाओ,
तो 3 सवाल मैं आपको करवा रहा हूं अभी, 8% टाइम 3 सवाल बता रहा हूं। तो फिर बच्चे कितने, 3 ही सवाल बचे। तो त्रिकोणमिति तो आपके लिए इजी होगी। जिसको आप हार्ड मान रहे हो वो आपकी सरल हो रही है, और जिसको सरल मान रहे हो उनकी आप छोटी छोटी गलतियां करके आ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे बच्चे हो, परीक्षा की उस नजदीकी स्थिति में हो जहां बेहतर क्रियान्वयन करके आप बेहतर परिणाम दे सकते हो। ये मैं ऐसा मानता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप नियमित रूप से पढ़ रहे हो। 15 टेस्ट लिए हमने, 3 मेगा टेस्ट लिए। ये प्री बोर्ड चल रहा है, इसके बाद में एक प्री बोर्ड और लेंगे। अभी भी आप नंबर नहीं लाओगे क्या? और मैं ये चाहता हूं कि आप इस प्रकार नंबर लो। आप मुझसे जुड़ो, यूट्यूब से जुड़ो, इसका कोई इश्यू नहीं होता है। आप किस परिकल्पना के साथ कार्य कर रहे हो, यह महत्वपूर्ण होता है। हम जो कार्य करें उसमें सफलता हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही, यह महत्वपूर्ण है। और आप जब अच्छा रिजल्ट लाओगे तो हमसे बड़ी, इससे बड़ी क्या खुशी होगी। तब तो आप अपने मन से ये कहोगे ना, भाई सर ने हमें अच्छे पढ़ाया, क्या गाली दोगे? ऐसा कभी भी नहीं होता। बच्चे हमेशा अच्छा सोचते हैं, और वो अच्छी जो सोच है वही उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आज मैं निस्वार्थ भावना से जब ये कार्य कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपकी भी कुछ निस्वार्थ भावनाएं होती है, और उससे आपको लगाव होना चाहिए। और इसी के लिए हमने बीएसटीसी के बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया, जिस तरह आपको पढ़ाया उसी तरह उनको पढ़ाने का हम कार्य प्रारंभ करेंगे 15 अप्रैल से। कई बच्चे जुड़ रहे हैं, हमने ग्रुप बनाया, लगभग 150 बच्चे अब तक जुड़ रखे। ये कहां से जुड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके बीच से जुड़ रहे हैं। अगला सवाल है, ये सवाल 3-3 नंबर के सवाल हैं। बहुत अच्छा सवाल है समांतर श्रेणी का। देखो, ना तो ये बता रहा प्रथम 7 पदों, 7वां पद है या 8वां पद है, नहीं, ये योग की बात कर रहा है। तो आपको पहले योग 2 समीकरण बनाने हैं, 17वां पद का बनाना है। फिर आपको भी पता, समांतर श्रेणी में ए और डी पता चलेगा, तभी आप योग ज्ञात कर सकते हो। और समांतर श्रेणी में हमारे योग का सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स का योग। तो आप सबसे पहले प्रथम 7 पद ज्ञात करोगे, तो ये 7 आ गया, कितना दिया? 47 दे दिया। तो ये लो भाई, तो ये 7/2, 2a प्लस 7-1 इंटू डी। तो आप इस 2 से इसको गुणा कर दोगे, ठीक है कि नहीं? और गुणा करने के बाद में 7a प्लस 6-1 इंटू डी। आप इसको आगे भी गुणा कर सकते हो, 14 है, 7 से 54, 7 से 42, 45d। और आप इसको गुणा कर सकते हो, कितने हो जाएंगे? 94। एक समीकरण ये बन जाएगा। इसी प्रकार आप 17 पदों का समीकरण बना दोगे, 289 आ गया, 17/2, 2a प्लस 17-1 इंटू डी। और जब आप इसको सरल करोगे तो 289 बराबर 17 दूना 34, ये आ गया 17a प्लस ये 8d। अब आप बोलोगे ये कहां से आ गया? तो हमने इसको 2-2 का भाग दे दिया, और ये 2 समीकरण बने, ये बन गया, एक ये बन गया। आप इनको सरल कर सकते हो। सरल करने के बाद में आपको ए और डी का मान पता चल जाएगा। तो ये ए और डी का मान जब 31वां पद ज्ञात करोगे वहां पर रख दोगे, तो कोई इश्यू नहीं है। समांतर श्रेणी वैसे भी आपको बर्डन वाली चीज नहीं है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जो हम परीक्षा में आसानी से कर लेते हैं। प्रश्नावलियों में, किताब में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें बार बार तंग करते हैं, हमें आते हुए भी तंग करेंगे वो प्रश्नावली। कुछ प्रश्नावली ऐसी होती है जो पढ़ते समय तंग करती है, लेकिन जब हमें एग्जाम में जाते हैं या प्रश्न करते हैं तो वहां हमारे इतना बर्डन नहीं रहता। ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रश्न आने के टाइप्स होते हैं, तरीके होते हैं कि कौन से भाग से कौन सा सवाल आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई मॉडल्स पेपर में देखा ये सवाल नहीं मिला। वो मॉडल पेपर वाले या तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, या त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं समरेखी होने की शर्त की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष वाई एक्स में विभाजन होने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल की बात नहीं कर रहे। ये सवाल क्या कह रहा है, हमें ये समझ रहा है। ये सवाल बहुत अच्छा है, और हमें ये बार बार एक ही चीज कह रहा है, आपको करना क्या है। ये कह रहा है त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। और उस त्रिभुज में क्या कह रहा है ये, कि जो शीर्ष है, इन ये मध्य बिंदु है, ये देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये बात इसी की कर रहा है। ये कह रहा है कि शीर्ष है जैसे 0 और -1, 2 और 1, 0 और 3, ये 3 बिंदुओं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं एबीसी, हम मान रहे हैं, और इनके 3 शीर्ष है, और इन 3 शीर्ष से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इनसे जो मध्य बिंदु बन रहा है जैसे 0 और 2, तो 0 और प्लस 2/2, इसी प्रकार -1
1/2। अब इनसे जो मध्य बिंदु ये जो निर्देशांक आएंगे, या 0+2/2, 3+1/2, और इसके आप देखोगे तो 0+0/2 और 3-1/2। ये जो निर्देशांक आए हैं, इनसे निर्देशांक बने, इनसे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप भली भांति से जान रहे हो, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर, इसमें जीरो नहीं आता है। आप जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे हो तो इसका याद करने का एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है। पैटर्न क्या है? सबसे पहले जो गिनती में चल रहा है, देखो आप 1 2 3, आप इसको भली भांति से देख सकते हो। ये देखो 1 2 3, उसके बाद में आप देखो 2 से स्टार्ट हुआ तो 2 3 1, और 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 1 2। ये अपने चक्कर को, अपने सर्किल को नहीं छोड़ रहा है। तो आप एक समझ सकते हो, ब्रैकेट के बाहर तो x आएगा, ब्रैकेट के बाहर y आएगा, और इनके माइनस तो है ही, उससे पहले प्लस है। आप इसको थोड़ा सा आकलन करोगे तो अच्छी तरीके से याद होगा। दूसरी बात है कि मध्य बिंदु से बनता है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है, दो बिंदुओं को जोड़कर दो का भाग दे देते, उससे ऐसे निकलता है मध्य बिंदु। आप ज्यादा निकालना जानते हो, दो टुकड़े करते हैं। हमें कोई फ्रूट देते हैं, चॉकलेट देते हैं कि भाई आधी आधी ले लो, फट अपन तोड़ के आधी आधी कर लेते, करते नहीं करते हैं? वैसे इन बिंदुओं को हमने आधा आधा करना है, और आधा आधा करने के बाद में इनका सरलीकरण करना। ऐसा बर्डन मानकर आपको ये कार्य नहीं करना है। और इसके बाद में जो हमें नए निर्देशांक मिलेंगे, जैसे ये 1 मिल गया और ये मिल गया 0, इसी प्रकार ये कितना मिल गया, 1 मिल गया, ये मिल गया 2, और यहां पर आप देखोगे 0 और 1, ये मिला। और इनको आपको मुख्य आधार मानकर इसमें वैल्यू रखना है और सरल करना है, कोई इश्यू नहीं है। जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आना चाहिए, उम्मीद करता हूं आता होगा। कई बच्चों के सवाल मुझे व्हाट्सएप पे लगातार मिल रहे हैं, मैं चेक भी कर रहा हूं, देख रहा हूं, चेक तो नहीं कर पा रहा हूं। जैसे ही 7 साढ़े 7 8 बज जाएंगे, होली का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद में सारे बच्चों की कॉपियां चेक करके 1 बाय 1 में भेजूंगा। आप हमसे जुड़े हो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बिलीव लेके जुड़े हो। आपके बिलीव को हम तोड़ने का कार्य नहीं करेंगे, और मैं जहां तक मानता हूं अभी तक तो हमने ऐसा नहीं किया। अगर किया तो आप मुझे बताना। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर स्पर्शरेखा आपको खींचनी है। देखो ये सवाल 4 नंबर में आता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मान के चलो ये 4 नंबर में नहीं आया, हालांकि आएगा, तभी मैं दे रहा हूं, कुछ उम्मीद है इससे। अगर नहीं आएगा तो 100% आपके 1 नंबर में सवाल आएगा, और वो पूछेगा स्पर्शरेखाओं के मध्य कोण क्या होगा। तो कितना कोण होगा? 60 डिग्री। हमेशा इसकी कॉपी करता है। अब इसके सवाल को करना इजी है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन इस सवाल में क्या क्या करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हमें 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की बात करता है, तो हमें त्रिज्या मानकर वृत्त बनाना है। अब हमें त्रिज्या बनाते समय भी बड़ी चुनौती होती है कि हम अलग तरीके से बना लेते हैं, फिर तिरछा हो जाता है वृत्त, जगह नहीं मिलती, ऊपर जगह नहीं रहती, होता है ना ऐसा। तो आप जब त्रिज्या का चुनाव करो तो मैं कहता हूं ऐसी त्रिज्या का चुनाव करो। जब ऐसी त्रिज्या का चुनाव करोगे और जब आपको 120 डिग्री का कोण बनाओगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। ये बना कि नहीं बना? अब यहां आप 120 डिग्री का कोण बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि 60 डिग्री का कोण बनाने से पहले हमें केंद्र पर कंपास यानी प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। क्यों? 120 डिग्री कोण बनाने के बाद में हमें यहां से 90 डिग्री के कोण बनाने, और ये जो 90 डिग्री का कोण बनने के बाद में जो लाई जाएगी, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर 60 डिग्री का कोण जनरेट कर देगी। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। रचना करना नहीं करना ये तो बाद की चीजें हैं। रचना करना तो सरल है, क्योंकि हम लाइन से लाइन बोल सकते हैं, लेकिन चित्र बनाना उतना ही कठिन है। मैं कई बार बच्चों को देखता हूं, पर्सन आ रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि मैंने चिल्ला चिल्ला कर इस प्रश्न को कम से कम 3 से 4 बार आपको करवा दिया। पहले जब हमने प्रश्नावली पढ़ाई तब इस सवाल को करवाया, उसके करवाने के बाद में हमने आपके प्रीबोर्ड भी लिए, टेस्ट भी लिए, उन टेस्टों में भी ये सवाल दिए। उस टेस्ट से पहले हमने एक सीरीज लेकर आए, ब्लूप्रिंट सीरीज, बड़े बड़े सवाल, 4 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल, कौन कौन से बनते वो हमने आपको सरल कराने के प्रयास किए। हमने इतने प्रकार से योजनाएं आपके सामने लेके आए जितनी राजस्थान सरकार लेके आ रही, ला रही कि नहीं ला रही। एक फ्लेक्सी बॉन्ड लेकर आए हम, इसलिए लाए ताकि आप इंटरेस्टिंग मोड में आकर अच्छे से अध्ययन कर सको। शायद मैं पहली बार आपके सही तरीके से रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूं। आने वाले दिनों में अगर आपका सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो निश्चित रूप से एक अच्छी
क्रियाकलाप के साथ कक्षाएं लेने का प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत रहो। घर घर ढाणी ढाणी तक बच्चों को हमारे अध्ययन करवाना, ये हमारा संकल्प है। बहुत अच्छा सवाल है। ये कल्पित विधि के माध्यम से बात करो। जब 3 नंबर का सवाल आएगा तो मोस्टली आपको माध्य ज्ञात करवाने या माध्यिका ज्ञात करवाएगा। जो मैं बार बार कह रहा हूं वो एफ वाला सवाल यहां तंग कर सकता है आपको 3 नंबर के सवाल में। और जब कल्पित माध्य की विधि से बोले तो हमें कल्पित माध्य मानना है। और कल्पित माध्य का सवाल सूत्र क्या होता है? एफ ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। डी कहां से आया? एक आप देखोगे, फिर एक यू आएगा पग विचलन विधि में। यू में क्या होता है? सेम डी की प्रक्रिया रहेगी। एक आपको कल्पित माध्य मानकर हम एक्स की वैल्यू से घटाते हैं, और जब यू ज्ञात करना तो हमें इसे अंतराल एच के डिवाइड करते हैं। 3 विधियां आती है माध्य की, साधारण प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से, कल्पित विधि के माध्यम से, और उसके बाद में अगला आता पग विचलन विधि के माध्यम से। ये 3 विधियां क्यों लेकर आए, कहां जरूरत पड़ी? इन 3 विधियों को लाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि माध्य के नजदीक से नजदीक, अधिकतम से अधिकतम क्षीणता की और सूक्ष्मता की ओर वैल्यू निकालकर आपको दी जाए, ताकि आप उस मान के निकटतम अवस्था में जा सको। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। और आप इसको वैल्यू मानकर एक बढ़िया सरल 100-150 का मुख्य बिंदु निकालकर एक्स की वैल्यू से निकालोगे, फिर आप उसमें से कल्पित माध्य मानोगे। हाँ, सामान्यतः बीच में या निकटतम, जैसे भी आपको लगता है। हमने आपको अलग अलग तरीके से सवाल कराए हैं। इन सवालों से जुड़े हुए सारे वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ग्रुप में भी देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनको बड़े ही तल्लीनता से अध्ययन करना है। आप हमसे जुड़ रहे हो, हमें समय दे रहे हो, लेकिन आज समय इस वीडियो को पूरा देखने का। आज समय वो नहीं है कि आप क्या सुन रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, रोजीना आपके स्वार्थ इतना कार्य कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। वैसे कोई सब्सक्राइब का इशू नहीं होता, लेकिन एक कंपटीशन का मार्केट है, दुनिया का ये दौर है। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन और कितना देख रहा है, कौन और कितना पढ़ रहा है, हम वास्तविक चीज क्या पढ़ा रहे हैं। ग्रुप से जुड़कर स्वार्थता सिद्ध मत करो, ठीक है? वहां 650 बच्चे हैं, और जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ 300 के लगभग भी आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपकी भी कमजोरी है। जुड़कर जगह घेरना आदत नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की। आपने समय दिया, सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 2 नंबर के सवाल और 1 नंबर के सवाल बहुत जल्दी लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।